एनपी फैसिड के सीक्वेंसिंग हाँ, क्या चीज बताया था कल? कार्बोहाइड्रेट। कहाँ जी तुम लोग रिवीजन विवीजन नहीं करते हो एकदम? कार्बोहाइड्रेट तो खत्म होके दूसरी टॉपिक स्टार्ट किया था सेल के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन। सेल्स के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन की मैंने बात स्टार्ट की थी, तो अब तक कार्बोहाइड्रेट पे अटके हुए हो। कार्बोहाइड्रेट तक ही पढ़ के आए थे क्या? ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन से, उससे मैंने पहला बताया था कि दो तरह का होता है, एक पैसिव होता है, दूसरा एक्टिव होता है। और फिर पैसिव में हमने बात किया था कि पैसिव के अंदर फिर दो होता है, एक क्या होता है, एक डिफ्यूजन्स, और दूसरा क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन्स में भी हमने कुछ कुछ बातें की थी, है ना। डिफ्यूजन्स के अंदर में एक चीज़, पहला डेफिनेशन का हमने डिफ्यूजन के बारे में बात की थी, और डिफ्यूजन का वो लिखा भी हुआ था, है ना। ठीक है, डिफ्यूजन्स के अंदर में बंद करो गेट को। ठीक है, तो डिफ्यूजन्स में जो चीज़ें हमने बता रखा था कि भाई डिफ्यूजन में क्या होता है, तो है ना, डिफ्यूजन्स के अंदर में जो चीज़ें हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। कहाँ जाता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अगर इधर मान लो कोई मटेरियल्स है जिसको ट्रांसपोर्ट होना है, उसका कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल में हाई है और इनसाइड ऑफ द सेल में लो है, तो इसी को बेसिकली हमने बताया था कि डाउन हिल डिफ्यूजन से या डाउन हिल ट्रांसपोर्टेशन से। अब ये बात एक चीज़ें आती है कि हाई कंसंट्रेशन तो लो जाएगा, हाई से लो जाएगा। कल का मैं जो एक एग्जांपल ही बताया था, जब मैं एक सॉल्यूशंस को लेकर के, तो याद होगा मैं बोल रहा था कि जनरली जो कंसंट्रेशन हम लोग देखते वो किसका देखते, सॉल्वेंट्स का देखते। सेम एग्जांपल अगर तुम ले लो कि अगर मान लो हम अगर चना सबने देखा होगा या राजमा देखा होगा सबने, राजमा अगर ऐसे मार्केट से लाते हो तो उसके अंदर जो मतलब मॉलिक्यूल्स है, देन वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर उसी को तुम कहाँ डालो, पानी के अंदर डालो, तो राजमा वाला पानी बाहर जाता है, बाहर का पानी राजमा में आता है। तो क्योंकि उसके अंदर वाटर की क्या कहते हैं कि जो एबिलिटी है वो कम है, कंसंट्रेशन से वो कम है, तो सेम है, यही प्रोसेस अंदर चल रहा होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें वो सेम है, हाई से लो चलेगा। अब सेल मेम्ब्रेन पे स्पेशली अगर हम लोग बात करें, दो चीज़ हो सकता है। अब ये या तो चीज़ें डायरेक्टली डिफ्यूज होके जा सकता है हाई से लो की तरफ, या तो चीज़ें इसमें डिफ्यूज नहीं होगा, मतलब इसके अंदर घुल मिल के नहीं जाएगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं इसके लेयर में मौजूद प्रोटीन जो है उसका हेल्प लेगा। क्या लेगा? इसके लेयर में जो मौजूद प्रोटीन से उसका हेल्प लेगा। ठीक है, तो दोनों चीज अलग अलग हो गया फिर कि अब अगर डिफ्यूजन तब भी कहलाएगा जब इसके लिपिड लेयर्स के साथ ये जाएगा, डिफ्यूजन तब भी कहलाएगा जब यहां से वो प्रोटीन लेयर के साथ जाएगा। अब चीजें थोड़ी सी बदल जाती है यहां पर, है ना। अब हाई से लो कंसंट्रेशंस में अगर चीजें सिंपली डिफ्यूज जो करके जा रहा तो बहुत सिंपल डिफ्यूजन सिंपल ही कहलाता, उसका नाम ही करता सिंपल डिफ्यूजन। क्योंकि जब हम प्रॉपरली हम लोग ने बात किया था कि जब डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में दो चीजें आ गई, एक आ जाता है, फिर अगर डिफ्यूजन के भी टाइप्स अगर हम लोग देखें तो डिफ्यूजन में कितने टाइप है, डिफ्यूजन में भी दो टाइप है। एक सिंपल डिफ्यूजन से, और दूसरा क्या आता है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, है ना। हमेशा सिंपल की जगह नाम कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, है ना, सिंपल के साथ कॉम्प्लेक्स जरूरी नहीं गिरे। अब फैसिलेटेड सिंपल में हम लोग बात करें तो सिंपल तो नाम ही लगा हुआ, तो इसमें कोई इस तरह का नहीं, तो मोस्टली सिंपल उसको यहाँ पर डिनोट करते हैं जो डायरेक्टली लिपिड से डिसॉल्व होकर के चला जाए, जिसको कोई हेल्प फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर हम लोग बात करें कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ से मान लो दरभंगा टावर जा रहे हैं, हम चल के गए, दैट इज मेरा सिंपली पूरा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हम सेम एज जगह पर अगर हम ये बात कहें कि हमने चल के नहीं जा करके हम कोई ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी ले लिया, बाइक की फैसिलिटी ले लिया, कार की फैसिलिटी ले लिया, तो अब जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो मेरे खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसका कंट्रीब्यूशन उसके अंदर में, बाइक हो या कार हो, यानी एक फैसिलिटी मिला, उस फैसिलिटी से हमने ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्ट किया अपने आप को।
बट अगर खुद से किया दैट इज सिंपल। तो सेम वही चीज है। तो यहाँ पर क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर में हम लोग देखेंगे स्पेशली कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं तो चीजें का ट्रांसपोर्टेशन तो अभी भी होगा, लेकिन सिंपल अगर मैं ऐसे बात करूं कि अगर एक और एग्जांपल अगर हम सोचते हैं ये ट्रायंगल है सपोज, मान लो अब कोई ऐसी चीज है जो इस ट्रायंगल्स पे अगर हम रख दें, मान लो एक छोटा सा बॉल है, तो ये एक टाइम पे कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम इसी बॉल को हम मान लेते हैं कि सेम इसी बॉल को अब हम एक कोई मान लो किसी डब्बा है या प्लास्टिक का बैग है या कुछ भी इस तरह उसके अंदर पैक कर दिया। अब बॉल को नहीं, बस उस बैग को यहाँ ला के या उस डब्बे को यहाँ रखेंगे तो फिर ये भी यहाँ से यहाँ आएगा। तो पहले वाले केस में सिंपल कह सकते, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन हुआ, दूसरे वाले केस उसको एक फैसिलिटी मिल गई, उसके साथ वो चीजें को चलेगा। तो सेम एज ऐसे सेल्स मेम्ब्रेन्स पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में फैसिलिटी क्या होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हम लोग बात करेंगे। तो जो जैसे अब कोई आसानी से मेम्ब्रेन में डिसॉल्व नहीं हुआ तो हमको पता कि वो अब कहाँ से जाएगा, तो वाटर सॉल्युबल अगर होगा तो उसके लिए एक अलग से मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन का बना हुआ गेट होगा, यानी चैनल्स, प्रोटीन का बना हुआ क्या होगा, चैनल्स होगा। अब उसके थ्रू वो जाएगा, वो इधर उधर से नहीं जाएगी, उसके लिए एक प्रॉपर, जैसे मैं बताऊंगा स्पेशली अगर सोडियम के लिए चैनल है तो सोडियम ही जाएगा, अगर मान लो क्या कहते हैं कि पोटाशियम के लिए चैनल है तो पोटाशियम ही जाएगा, ग्लूकोज के लिए चैनल है तो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स के लिए अपना इंडिविजुअल चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स के लिए अपना इंडिविजुअल चैनल होते। उसके बाद ये तो हम लोग डिफरेंशिएशन दोनों को देखते हैं। देन अगर हम लोग एक बात करें कि अगर इस दोनों के अंदर में डिफरेंशिएशन निकाले, अगर हम एक चीज तुमसे सिंपल कॉन्सेप्ट समझने की बात करें यहाँ पर कि मान लो ये सेल है सपोज, है ना, और हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें, सिंपल डिफ्यूजन की बात करें, ये सेल है और सेल्स के बाहर मॉलिक्यूल्स कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी चीज़ है, और ये बाहर से अंदर जा रहा है, समझ लो ये बाहर से अंदर जा रहा है। अब जो भी एक्स वाई जेड जो भी मॉलिक्यूल्स होगा वो इसके सेल के अंदर जा रहा है, तो सेल क्या करेगी, उसका सेल क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। सेल क्या करेगी भाई, सेल के अंदर जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, सेल को यूटिलाइज के लिए जा रहा हो ना, सेल उसको किसी फॉर्म में या तो अपने एनर्जी के लिए यूटिलाइज करे या अपने कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करे। तो अगर हमने बात किया कि इधर हाई है इधर लो है, तो इस साइड से इस साइड तक तब तक ट्रांसपोर्टेशन चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बराबर नहीं हो। सिंपल एक है ना कि मान लो इधर के तरफ में अभी मान लो कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या कोई गैसेज है कुछ भी है 1 लीटर है, गैसेज है, क्योंकि ऑक्सीजन का भी होता है ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, और इधर हम मान लो 0.1 ml है, तो ये तब तक इधर से इधर जाएगा जब तक दोनों तरफ 1 ml है, सॉरी 1 लीटर है, इधर 100 ml है, तो दोनों तरफ अगर हम लोग बात करें तब तक बराबर ट्रांसपोर्टेशन चलता रहेगा इधर से इधर जब तक दोनों तरफ 500 ml एंड 500 ml का इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये, अगर मैं बात करूं हम अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बाहर में हमेशा हाई रखेंगे, तो ये जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या होगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन अगर हाई बाहर में रहेगा तो हमेशा अंदर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आउटसाइड टू इनसाइड चलता रहेगा, आउटसाइड टू इनसाइड। लेकिन अगर एक टाइम पे आप कहोगे हमेशा क्यों नहीं, तो जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हम लेते हैं, सिंपल समझो, ऑक्सीजन ऐसा नहीं हम आज 1 घंटा ले लिए दूसरा घंटा में नहीं लेते, वो तो हमेशा ले रहे हैं ना। तो हमारे बॉडीज के अंदर जब मैं आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पे पढ़ते कि आर्टरी जो ब्लड होती है, अच्छा आर्टेरियल जो ब्लड होती है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, इसको पता है, यहाँ पे नहीं पता कोई बात नहीं, उसके अंदर में अराउंड आर्टेरियल ब्लड के अंदर में 94 एंड 95 mm ऑफ Hg होता है। कितना, मिक्स चीजों को समझना, 95 या आर्टेरियल ब्लड मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होता है कितना होता है 95, और बॉडी टिश्यू जो होता है, ध्यान सुनो, बॉडी टिश्यू, अब आर्टेरियल ब्लड जब आएगा तो ऑक्सीजन कहाँ लेके जाता है, ऑक्सीजन किसके लिए लेके जा रहा है, टिश्यू के लिए, बॉडी के एक एक टिश्यू के लिए लेके जा रहा है। अब जब ये टिश्यू को देने की जगह पर पहुंचेगा, जब टिश्यू को देने की जो जगह होती है वो होता है कैपिलरीज लेवल। मैं जब आर्टेरियल सिस्टम में पढ़ाऊंगा तुम्हें तो क्या होती है, पहले आर्टरी होता है, फिर छोटे उसकी आर्टरी होती है, देन फाइनल टर्म में एट्रियोल होता है, और एट्रियोल के बाद कैपिलरीज होती है, देन वेन्यूल्स होता है, छोटे छोटे वेन्स होते हैं, फिर लार्ज वेन होते हैं, फिर बड़े वेन्स हो जाते हैं। तो सेम एज अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो कैपिलरीज लेवल पे अब ये 95 mm ऑफ Hg जो ऑक्सीजन है,
अच्छा टिश्यू में कितना होता है, तो 40 mf है जी ऑक्सीजन का लेवल के टिश्यू में। तो हमेशा क्या हो रहा है, क्योंकि टिश्यू हमेशा क्या कर रही है, चीजों को यूज करी, तब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, टिश्यू से बाहर, मतलब ब्लड के पास हाई कन। अब यहाँ से 95 है तो इधर किधर तरफ आएगा। अब ये 95 यूज हो गया, मान लो आया, फिर भी ब्लड तो आ रहा है ना, ऐसा नहीं एक बार आएगा रुक जाएगा, फिर ब्लड आएगा, फिर बॉडी ऑक्सीजन को लेके आएगी ब्लड के साथ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमेशा 95 कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहेगा, और बॉडी टिश्यू में हमेशा इससे लो, क्योंकि ये दे देगा फिर ये क्या करेगा, यूज कर लेगा, फिर ये दे देगा ये क्या कर लेगा, यूज कर। तो कहने का मतलब अगर हम लोग सिंपल डिफ्यूजन में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन में अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक चीज देखने को ये मिलता है यहाँ पर, इसका जो ग्राफ होगा, मान लो एक तरफ हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर मान लो एक्सिस एंड वाई, अभी क्योंकि मैं फैसिलिटेड में चेंज हो जाएगा, एक तरफ अगर हम लोग लेके चलते हैं, ध्यान सुन, एक तरफ लेके चलते मान लीजिए रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, क्या सिंपल डिफ्यूजन, दूसरी तरफ क्या ले कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे, और ये सिंपल डिफ्यूजन क्या हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो रहा है, इसके लिए कोई एक स्पेशल गेट तो नहीं बना हुआ ना, जहां से मेम्ब्रेन चारों तरफ से, जहां लिपिड सॉल्युबल हर तरफ से जाएगा, सेल के चारों तरफ से जाएगा। अगर मान लो अगर ये कह रहा है सेल है और सिंपल डिफ्यूजन है, तो जिधर से जाएगा उधर से एंट्री ले सकता है। अब वही फैसिलिटेड होगा तो भाई जहां पे जगह होगा वहीं से ना जा पाएगा, तो लिमिटेशंस की बात होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का जब हम लोग ग्राफ देखते हैं, तो अब ये देखो, इसलिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ, कल को जब फार्मा पढ़ोगे तो पढ़ोगे क्या कि दिस ड्रग इज एंटर इन अ सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो तुमको पता है जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सेल के अंदर जाता रहेगा, तो टॉक्सिक इफेक्ट आ सकता है बॉडीज के अंदर में। तो वही से मैं जब याद रखेंगे, अगर मैं रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन बढ़ रहा है, यानी कंसंट्रेशन अगर बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये देखते हैं कि रेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर बढ़ता चला गया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा हमेशा चीजें का। कि उसके बाद एक फाइनल देखते हैं, इस दोनों के बीच का जो ग्राफ मिलता है, दैट इज स्ट्रेट ग्राफ। क्या मिलता है, दैट इज स्ट्रेट ग्राफ, जिसको हम लोग लीनियर ग्राफ कह सकते हैं, लीनियर ग्राफ। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, कभी कभी तुम्हें अगर भाई कोई एमसीक्यू एग्जामिनेशंस वगैरह में बैठोगे, है ना, तो वहां पर तुमको इस तरह से ग्राफ दे दिया जाएगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन बना देगा, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा तो सिंपल, अब ये मैं लिख दे यहाँ पे सिंपल। तो अब तुमसे पूछेगा अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन के बीच अगर कोई लीनियर ग्राफ आ रहा तो वो किस टाइप का डिफ्यूजन है, तो बताओ क्या, सिंपल डिफ्यूजन है। जस्ट फैसिलिटेटेड में ये ग्राफ चेंज हो जाता है, मैं बनाऊंगा फैसिलिटेटेड में क्या हो जाता है, ये ग्राफ चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि सिंपल्स के अंदर में ये चीज। अब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें सिंपल डिफ्यूजन के अंदर में, तो चीजें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है किस चीज के लिए, डिफ्यूजन के लिए, है ना। अब क्या क्या फैक्टर्स है, and that's why you think that it's space. देखो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के अंदर में क्या क्या फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा किसको। तो सबसे पहला चीज आता है, मैं ऊपर फिक्स लॉ भी बताऊंगा डिटेल, पहले फैक्टर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर कहता है कि क्या आता है, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। अब ऑब्वियसली बात है कि मैं कल ही बताया था कि अगर बत्ती अगर इस रूम के इस कोने पे हम जलाए तो उस कोने पे स्मेल जाएगा, लेकिन दरभंगा टावर पे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, डिस्टेंस। तो मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस अगर जो ट्रांसपोर्टेशन अभी चलेगा
तो उसमें अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा या खत्म हो जाएगा। तो वही कहता है बेसिकली द ग्रेटर द डिस्टेंस द लॉन्गर द टाइम रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली बात है कि अगर यहाँ से हम जला रहे तो यहाँ तक में स्मेल बहुत फास्ट जाएगा, लेकिन उस लास्ट कॉर्नर में टाइम से जाएगा, और कुछ ऐसा दूर हो जहाँ फिर वो जाएगा भी नहीं। तो डिस्टेंस बहुत फैक्टर करता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई सेल होगा, मान लो अब सेल के इतनी दूरी पे कंसेंट्रेशन, मतलब जो चीज सेल का इतना दूर, इसको यहां से आ जाना है, दूसरा है कि यहां पर है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा? जिसका डिस्टेंस कम होगा। तो सब इसलिए हम कहते हैं कि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है लार्जर टाइम रिक्वायर्ड, जब अगर वो डिस्टेंस ज्यादा है, यानी इसका मतलब यह है कि टाइम पे भी इफेक्ट आता है डिस्टेंस का। अगर मान लो कुछ ऐसे रेंज में है कि वहां डिफ्यूजन हो पा रहा है तो लॉन्गर टाइम लग जाएगा। और अब कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे मान लो कि 10 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर मान लो कितना 10 मॉलिक्यूल्स, अब दोनों सेम मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसको सेल के अंदर घुसना और इसको सेल के अंदर घुसना, हो सकता है ये 10 मॉलिक्यूल 1 मिनट में घुस जाए और ये 10 मॉलिक्यूल 5 मिनट लग जाए जाने में, यहाँ पे क्या लग जाए। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अगर आपके सब्सटेंस अगर दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, तो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें स्लो हो जाएगा। स्लो मतलब क्या, कम ज्यादा टाइम लिया तो क्या हो, रेट किसको, रेट जो आ रहा है वो टाइम, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या बता रहा है, टाइम पे कोई रेट बोलते हैं इतना मॉलिक्यूल पर मिनट या पर सेकंड या पर आवर, तो ये मिनट का ही बात हो रही है, टाइम की ही बात हो रही है ना। तो डिस्टेंस पे ये इफेक्ट देखने को मिलता है ना। इन द ह्यूमन बॉडी डिफ्यूजन डिस्टेंस आर यूजुअली स्मॉल डिफ्यूजन इन द सब्सटेंस अगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन यूनिफॉर्म थिकनेस 10 mm। तो बेसिकली एक चीज और भी देखने को मिलता है डिस्टेंस के साथ। अब ये डिस्टेंस तो हमें ये चीज तो एक समझ में, अब ये भी हम क्या सकते हैं, एक चीज को समझो कि डिस्टेंस में, अब ये मान लो कि एक नॉर्मल सेल है, ये मान लो क्या है, एक नॉर्मल सेल है। अब एक ऐसा सेल है जिसका सेल मेम्ब्रेन अपने नॉर्मल थिकनेस से ज्यादा मोटा हो गया। क्या हो गया? ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया? अपने नॉर्मल थिकनेस से ज्यादा थिक हो गया। अब थिक होना क्या मतलब हुआ? थिक होने का ये मतलब है कि अब इस चीजों का इसमें भी क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया है। कि ये सेल मेम्ब्रेन था, मान लो है ना, ये सेल मेम्ब्रेन था तो इसकी थिकनेस क्या थी, कम थी। अब इसको कोई भी मॉलिक्यूल्स जो भी होगा इसके अंदर, मान लो O2 ही है, तो O2 को इसमें ट्रैवल करने में और O2 को इसमें ट्रैवल करने में किसमें टाइम लगेगा? अब अभी मैं आपको बता कि मान लो किसी कारण से O2 इसके अंदर में मान लो गया और इसके अंदर भी जाएगा, दोनों के अंदर में। अब जैसे मैं बता कि अगर बहुत ज्यादा आप कोलेस्ट्रॉल यूज करते, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल यूज करते, तो बहुत ज्यादा सेल मेम्ब्रेन, अब याद करो स्ट्रक्चर्स को कि फास्फोलिपिड्स के बीच में आएगा तो सेल की थिकनेस को क्या करेगा, ऑब्वियसली बढ़ाएगा। सेल के अंदर कुछ चीजों का डिपोजिशन होने स्टार्ट होने लगेंगे तो सेल मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, थिकनेस बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि थिकनेस जो है कहीं ना कहीं एक तरह का क्या हो गया, इसके लिए थिकनेस भी फैक्टर, थिकनेस ही बढ़ गया तो अल्टीमेटली वही चीज को हम बोलते हैं डिस्टेंस, है ना। या फिर बाहर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी हम लोग ले सकते हैं बाहर की चीजों। तो अगर हम लोग कह सकते हैं थिकनेस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंपल डिफ्यूजन, थिकनेस बढ़ेगा, थिकनेस क्या होगा, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, है ना। यानी थिकनेस बढ़ा, सेल मेम्ब्रेन का डिफ्यूजन का रेट घट जाएगा, इस चीज को ध्यान रखो। उसके पास कहता है साइज ऑफ ग्रेडियंट्स। साइज ऑफ ग्रेडियंट्स क्या होता है भाई? साइज ऑफ ग्रेडियंट्स बोलते हैं कि अब कोई मॉलिक्यूल का अलग अलग मॉलिक्यूल होगा तो अलग अलग क्या होगा, साइज होगा। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोई छोटा मॉलिक्यूलर साइज का है तो वो क्या होगा, आसानी से सेल्स के अंदर में जाएगा। कोई बड़े मॉलिक्यूल से मैं पहले ही दिन बताया था कि इन सिंपल डिफ्यूजन जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो तो डिफ्यूज करता ही नहीं है, उसके लिए मतलब सिंपल डिफ्यूजन से नहीं जाएगा, वो लिपिड में डिसॉल्व हो करके नहीं जाए। जैसे बॉडी के सेल के अंदर ग्लूकोज को भी जाना है तो ग्लूकोज सबसे पहला चीज है कि वो लिपिड लेयर से डिसॉल्व होगा ही नहीं, तो उसके लिए स्पेशली फैसिलिटेड डिफ्यूजन हम लोग बात करेंगे आगे चल के, वहां पर देखने को मिलेगा। तो इतना सिर्फ ज्यादा साइज ऑफ ग्रेडियंट भी इंपॉर्टेंस फैक्टर रखता है। तो दूसरा फैक्टर आता है साइज ऑफ ग्रेडियंट, साइज ऑफ ग्रेडियंट, है ना। अब इसमें ऑब्वियसली बात है द लार्जर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द फास्टर द डिफ्यूजन प्रोसेस। अगर तुम समझो कि एक अगरबत्ती जलाओ, सिंपल याद रखो, अगर एक अगरबत्ती जलाओ तो रूम की जो खुशबू होगी, और जब 10 अगरबत्ती एक साथ जल रहा तो उसमें रूम की खुशबू होगी, किसमें ज्यादा होगा, क्यों 10 में ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि एक अगरबत्ती यहां जलाए और मान लो उस रूम के उस कॉर्नर तक 1 मिनट में लगा स्मेल जाने में,
लेकिन अगर 10 हम एक साथ जला लेंगे तो हो सकता है वो 30 सेकंड के अंदर चला जाए बात, क्योंकि जब वो जला तो उसके जो स्मेल के जो भी मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा था। तो वही चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, साइज ऑफ ग्रेडियंट का मतलब है कि बाहर में अगर सेल्स के आउटर साइड में अगर हम लोग बात करें, सेल्स के ये सेल है मान लो, तो सेल के अगर आउटर साइड में ये मान लो एक सेल है ना, और सेल के आउटर साइज में 2 ग्रेडियंट्स है, सेम डिस्टेंस पे, डिस्टेंस का कोई मसला नहीं है ना, कि मान लो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये सेम है और एक ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, तो इसके साइज क्या ज्यादा है, मतलब ये चीजें ज्यादा। अब जैसे मैं अभी बता रहा था ना ऑक्सीजन वाला, तो मान लो उधर बोला 95 है, इधर बोला क्या 40 है। अब मान लो कि उधर है 50, इधर है 40, तो अब क्या होगा, जो रेट होगा वो और क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, वो रेट क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी इफेक्ट करता है कि आपके साइज ऑफ ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, साइज मतलब वो कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, अगर ज्यादा। अब इसलिए देखो ना कि हम लोग कहते हैं ना कि जो मेडिसिन लेते हैं तो कहते हैं डोज इंपॉर्टेंस होता है, कि अगर हमको सर दर्द हो और डोलो को हम 4 टुकड़ा करके 1 टुकड़ा खा लें, कोई फायदा हो रहा है, क्यों नहीं होगा, दवा तो वो भी, तो ग्रेडियंट कम हो गए अभी सोच, क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी में जो भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं, टैबलेट्स फॉर्म, अभी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे जो भी फॉर्म लेते हैं, तो वो कहाँ जाना, सेल के ऊपर ही तो काम करना है ना, उसको उस करेक्शंस के लिए जो बॉडी का सेल है जहाँ पर इनकरेक्शंस आ चुका जहाँ पे, तो उसको करेक्ट करने के लिए जाएगा। तो उसको करेक्ट करने के लिए बॉडी में उतना जो मिनिमम डिमांड्स है, जैसे अगर तुम डोलो पैरासीटामोल आया तो कहते हैं पैरासीटामोल का जो डोज होता है वो 15 mg पर kg डोज होता है, 15 mg पर kg, जितने kg के आदमी उसके हिसाब से कर सकते। लेकिन इसका मतलब है अगर 100 क्विंटल का तो भी हम 15 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, नहीं, एक लिमिट तक है 1340, उसके बाद लगभग 650 के आसपास आ जाता है, उस कांस्टेंट हो जाता है सबके लिए। तो इनिशियली कहने का मतलब है कि अगर हम वही बताए कि अगर हम वही में 4 टुकड़ा में 1 टुकड़ा हम खा रहे हैं, अब इतने बड़े आदमी हम 200 mg का खा रहे हैं पीसीएम, कुछ मेरे को होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब वो खाया बहुत सारे चीजें, पहले तो इंटेस्टाइन के में ही रह गया, बहुत सारी चीजें उधर से चला गया, एब्जॉर्प्शन उसका कम हुआ, बायोएबिलिटी कम हुआ, बायोएबिलिटी बोलते जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके ब्लड में आता है, तो बायोएबिलिटी कम हो जाएगी, बायोएबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो फिर बॉडी के टारगेट साइड तक वो सही से पहुंच रहा है। अब वहां पहुंचने के बाद छोटा सा ग्रेडियंट होगा, अंदर जल्दी से जाएगा नहीं, तो इसलिए साइज ऑफ ग्रेडियंट्स का होना वैसे ही सिंपल हमारे बॉडीज के अंदर में, हम अगर खाना पीना खा रहे कम खाने लगते हैं, वीकनेस आने लगता है, क्योंकि डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज की, लेकिन हम ऑल एडेक्वेट डाइट लेते तो हमारी बॉडी में एडेक्वेट लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है। अब देखते किसी को ब्लड ग्लूकोज लेवल घट गया तो बेहोश होना शुरू हो जाना है, बेहोश होना शुरू हो जाना, ब्लड ग्लूकोज लेवल घट गया तो क्यों, उसके ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल घट गया तो मतलब ग्लूकोज का कंसंट ग्रेडियंट का साइज छोटा हो गया। अब जो सेल के अंदर फास्ट जा सकता था वो नहीं जाएगा, अब सेल को नहीं मिलेगा तो सेल डिफिशिएंसी फील करेगा, और सेल डिफिशिएंसी मतलब क्या, आपकी बॉडी डिफिशिएंसी फील करे, मतलब आप डिफिशिएंसी फील कर रहे। तो ग्रेडियंट का साइज। दूसरा फिर आते हैं हम लोग क्या, तीसरा आते हैं जैसे टेम्परेचर्स। क्या है तीसरा फैक्टर इन्वॉल्व जो होता है वो क्या है, तीसरा फैक्टर में आते हैं तो टेम्परेचर्स देखते हैं हम लोग। Yeah, to see it, that's about anything. Food is going better out of person. And and I then should have said any what the streets they had in the bus and anything to do and to be. That's what you should come to this work. देखो टेम्परेचर्स भी सिंपल है, द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द डिफ्यूजन रेट। ऑब्वियस ही बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन का रेट बढ़ेगा। तो कह सकते हैं टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, इन्वर्सली नहीं होगा जी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। सेम एज तुम साइज ऑफ ग्रेडियंट में भी कह सकते हो, साइज ऑफ ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, कि साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा डिफ्यूज होता हुआ चला जाएगा। तो टेम्परेचर में सेम ऐसे देखते हैं। अब देखो हमारे बॉडीज के अंदर में एट ए नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर कितना भाई 37 नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 28। हाँ फ़ारेनहाइट में ले सकते हो तो, हाँ फ़ारेनहाइट में लेंगे तो समथिंग 98.6 है ना, समर प्लस माइनस 1-2 पॉइंट लेते हैं, बट 98.6 समथिंग हम लोग लेते हैं, ठीक है। एट नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस अगर लेते तो, है ना। तो अब ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है।
अब बॉडी में अगर तुम सिंपल याद रखो कि जैसे ही बॉडी के अंदर में टेम्परेचर बढ़ेगा, तुम ये सोच लो तुम्हारे बॉडी में डिफ्यूजन रेट बढ़ गया होगा, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इन ऑल सारी चीजें बढ़ जाती होती है, ठीक है, डिफ्यूजन ऑप्टिमल मैक्स। अब ये कह रहा है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द 37 डिफ्यूजन इज ऑप्टिमल, यानी लगभग हमारे बॉडी में जहां पे भी डिफ्यूजन के प्रोसेस चल रहे उसके लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, मतलब बेस्ट टेम्परेचर चाहिए, वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर यहाँ से चीजें बढ़ने लग रहा है तो ठीक है, रेट तो बढ़ेगा, लेकिन वो फिजियोलॉजिकली ठीक नहीं है बॉडीज के लिए, है ना। जैसे क्या कि हमको अगर प्यास लगी है तो चलो 1 लीटर पानी तक में मेरा प्यास बुझ जाएगा, तो मेरे लिए 1 लीटर ही पानी सही है ना। हमको 4 लीटर अगर पिला दे तो पानी मेरे लिए क्या होगा, तो बाकी के जो 3 लीटर हो गए, 1 लीटर हमारी जरूरत है, बाकी के जो 3 लीटर वो हमारे लिए टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। तो इसका मतलब नहीं है कि अगर मैं बता रहा हूँ कि 37 डिग्री सेल्सियस पे डिफ्यूजन है जो ऑप्टिमल है, बॉडी को जितना करना है, जितनी जरूरत है, वो 37 डिग्री पे क्या करती है कर। इसका मतलब जैसे फीवर बढ़ गया सर तो खूब हो रहा होगा, तब बॉडी इस चीजों को रेट करती है। अब देखो, जैसे तुम फीवर कब आता है, फीवर क्या है, बीमारी है, क्या है, सिम्टम किसको कहते हैं, सिम्टम किसको कहते हैं, लक्षण, वाह। हाँ, किताब किसको कहते हैं, किताब तो ना बुक को कहते हैं। इंग्लिश हिंदी कर रहे हो, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश कर रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो, ये जाई सर का क्लास नहीं है इंग्लिश का। हाँ, सिम्टम फील नॉर्मल आदमी। अच्छा चलो तुमको आप ऊपर कर दे, एक होता साइन, एक होता सिम्टम, दोनों में क्या फर्क है, साइन दिखता है, साइन दिखता है और सिम्टम नहीं दिखता है, एब्जॉर्ब फील करते, और बोलो, ठीक है, मिला जुला के ठीक ठाक। और हाँ, सर का दर्द तुम फील कर सकते हो, हम फील कर सकते नहीं कर सकते, चलो। और बस तुम्हारा दर्द हम नहीं फील कर सकते, अपना तो कर ही सकते जी। हाँ, और देखो सिंपल एक लाइन में याद रखो, जब तुम किसी डॉक्टर के पास या आज तुम्हारे पास कोई पेशेंट आता है, अगर जितने चीज पेशेंट बता रहा तुम्हें, द कंप्लेन ऑफ पेशेंट इज सिम्टम्स, क्या है, क्योंकि पेशेंट जैसे पेन को बता रहा है, पेशेंट तुमको डोमेन पेन में कुछ भी बता रहा है, वीकनेस बता रहा है, दिस ऑल आर सिम्टम, लक्षण से। तो जो पेशेंट ने फील किया, दिस ऑल आर पेशेंट ने फील किया, याद फील नहीं किया, फील का मतलब कौन कर रहा है, ये कंफर्म होना। तो जिस चीज को पेशेंट ने फील किया, दिस इज अ सिम्टम, और जिसको डॉक्टर ने फाइंड किया एज ए फिजिशियन, जो भी है ना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिसने, अब जैसे तुम्हारे पास कोई आ रहा है, अब देखो तुम आंख देखा जाता है, ऐसे कर दो, क्या देखते हैं आंख में, मतलब वो भी या तो हीमोग्लोबिन के लिए देखते हैं, ब्लड का क्या स्टेटस है, या जॉन्डिस होगा तो उसमें एक ट्रिक देखते हैं। तो या तो तुम अगर हम जो देखते हैं तो अब पैलर दिखेगा, पेशेंट आके बोलेगा कि हमको पैलर हो गया है, कभी नहीं बोलेगा, दैट इज अ साइन। अब जैसे अलग अलग साइन, जैसे कोई अगर किसी को जीबी स्टोन्स है तो उसमें एक मर्फेस साइन होता है ना, तो जीबी स्टोन में जो मर्फेस साइन अगर होता है तो कभी आके पेशेंट बोलता है हमको मर्फेस साइन हो रहा है, कभी नहीं बोलेगा, कभी बोलता उसी तरह दर्द हो रहा है। अब तुमको तो साइन आर दैट व्हेन इज अ फाइंड बाय, जब इसको ढूंढा जाए या पकड़ा जाए, जो भी कह लो, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू, तो जो तुम कंप्लेन देते हो सिम्टम, और तुम्हारे बॉडी पे जो डॉक्टर या फिजिशियन या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के थ्रू जो फाइंड आउट किया जाता है, दिस ऑल आर साइन। तो यही पे समझ फील, तो ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि क्या साइन को फील नहीं किया गया। अब इसके अंदर में येलोइसनेस है, मान लो, अब देखो तुमको बोला मर्फिस साइन, मर्फिस साइन के टर्म में हम ऐसे प्रेशर करेंगे, तुम पेन बताओगे, फिजिशियन को समझ में आया कि ये मर्फिस साइन, तो फिजिशियन उस टाइम में क्या किया, मर्फिस साइन को समझाइए ना, तो समझना दैट इज फीलिंग, तो साइन इज ऑल्सो फीलिंग ना, साइन इज ऑल्सो फीलिंग। तुम्हारे अंदर में देखा कि पैलर है थोड़ा सा, है ना, आई का कलर पैलर दिख रहा है, तो आई का कलर अगर पैलर दिख रहा है तो इसको फील न किया ना, देख कोई चीज को देख के क्या करते हो, सिम्टम भी फीलिंग है, बट वही बोला ना कि सिम्टम को फील बेसिकली इट इज अ बाय मोस्टली बाय अ पेशेंट, पेशेंट फील करेगा, और साइन जो फील कर रहा होता है और फिजिशियन फील कर रहा, दोनों फील कर सकते हैं ना। हम अगर कोई चीज कह रहे हैं कि तुमको ये पेन दिख रहा है,
तो देखने के बाद तुमको क्या लगा, दिखने जो साइट वाली फीलिंग, विजुअल फीलिंग आ रही है ना तुम्हारे अंदर, तो उसको छू रहे हो, टच करोगे, ये भी तो फीलिंग है ना, तुम देख पा रहे हो, आंख बंद करके पूछ रहे क्या, कोई भी दिमाग में इमेजिन कोई भी चीज का फीलिंग ब्रेन में कोई भी नहीं चलेगा। तो हाँ, दोनों फीलिंग है, बट दोनों अलग अलग एस्पेक्ट से फीलिंग को हम लोग देखते हैं, दोनों अलग अलग एस्पेक्ट से फीलिंग को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो खैर चलो हम उधर से उधर चले जाते हैं जी। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री, यानी कहना 37 पे ऑप्टिमल चल रहा है। अब देखो बॉडी में जैसे बुखार से कहानी इधर आ गए थे ना, तो बुखार जो आती है सही बात है, वो कोई बीमारी नहीं है, डिजीज सिम्टम वो अलग अलग, डेंगू में भी आ रहा है, मलेरिया में भी आ रहा है, टाइफाइड्स में भी आ रहा है, चिकनगुनिया में भी आ रहा है ना, हर जगह बुखार प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, पता है किसी को? कौन? बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर बॉडी में जो टेम्परेचर है हमारा, मान लो 37 रहा तो भैया कैसे रह रहा है, कोई तो उसको संभाल के रखा है ना, कोई बात नहीं बोल। हाइपोथैलेमस, वेरी गुड, हाइपोथैलेमस है, इट इज अ बॉडी, कौन बोला जी? चलो हाँ, वेरी गुड। हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपकी बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मैं टेम्परेचर जब पढ़ाऊंगा तो अभी सिर्फ याद रखो, तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है आपकी बॉडी में एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे जितना डिफ्यूजन के प्रोसेस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होना है उतना होगा, ये कम नहीं है। अब बात आती है कि जैसे ही फीवर हो गया तो तुम सोचो, बीमारी की हालत में, बीमार जब पड़ते हो तो तुम अपने आप को, जनरल कॉन्सेप्ट, मेडिकल कॉन्सेप्ट नहीं, तुम कहा तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए खाना का इंतजाम अच्छे करते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स का इंतजाम करते हैं, है ना, भले बीमारी से पहले देखने भी नहीं देते होंगे, है ना, तो बाद में खूब खाने को मिलता है, यानी कि उसको लगता है कि बॉडी की डिमांड्स बढ़ गई, नेचुरली बढ़ जाती, क्यों? टेम्परेचर बढ़ा। अब तुम प्रैक्टिकल सोचो, टेम्परेचर बढ़ा, अब लोगों को भूख नहीं लगा, जैसे लॉस ऑफ हेपेटाइटिस है अनदर थिंग, लेकिन बॉडी की डिमांड्स की बात करते हो, वीकनेस आने लगा, ये आने लगा, तो अगर फीवर बढ़ रहा है तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा चीजें अंदर जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यूज होगा, तो बाहर ज्यादा चीजें क्या होगी, वो कमी आएगी ना उसके अंदर। बात समझ? तुम एक चीज देखोगी, जिसको खूब तेज बुखार आता है सांस भी खूब चलेगा, इस फील क्यों? अगर किसी को अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पता है तुमको, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रिस्पिरेशन रेट। अब रिस्पिरेशन क्यों बढ़ गया? अभी मैं बोला कि बॉडी के अंदर में जो है डिफ्यूजन जो है, अभी मैं पढ़ा रहा था यहाँ पर तुमको, ऑक्सीजन का क्या टिश्यू लेवल पे कितना चाहिए होता है, 95 ऑलमोस्ट उधर होता है, उधर 40 होता है ना, इसी स्लाइड पे था ना जी, आ गया। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, हो सकता है वहां पे 1 मिनट में ऐसे मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ब्लड में अंदर में ऐसे में सब इसको इधर बढ़ा, जैसे मैं बता 90, अरे यार हाँ ये बता था ना कि ये मान लो 95 mm है जी, इधर क्या टिश्यू, बॉडी टिश्यू कितना है 40 है, तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा था। अब मान लो फीवर आ गया और बढ़ के 37.8 हो गया डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने पढ़ा है कि भाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर अब मैं बता दूं, नॉर्मली 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड 1 मिनट में कितने देते हैं, 1 मिनट भी छोड़ो, सिर्फ 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो यहां पर 5 ml ऑक्सीजन दे करके चला जाता है, कितना 5 ml। अब सप्लाई रेट हम लोग कार्डियक रेट निकाले, वहां से निकले। अब जैसे ही डिफ्यूजन बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, ये क्वांटिटी बढ़ जाएगा यहाँ पर। अब बॉडी, इसका मतलब क्यों, यानी कि बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन ज्यादा जाने लगा, बट बॉडी की नीड्स बढ़ गई होगी। अब बॉडी टिश्यू में ज्यादा जाने लगा तो यहाँ जो प्रेशर वो ज्यादा फास्टर से कम होगा, तो ब्लड में कम आ, तो ब्लड में आ कहां से रहा है, ऑक्सीजन ब्लड में आ रहा है, हार्ट से थोड़ी, ब्लड में ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, लंग से आ रहा है ना, फेफड़े से जा रही है ना। अरे भाई जब तुम सांस लेते हो, सांस लेने के बाद जब ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचा तो फेफड़े से कहां पहुंचता है, पल्मोनरी कैपिलरीज, जो उसके अंदर ब्लड जा रहा है वो लेके हार्ट में जा रहा है, घूम रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अब अभी ऑक्सीजन फर्स्टली लंग से कहां जाता है, लंग से फेफड़ा में जाता है। अरे गजब क्यों यार तुम लोग, लंग से ही फेफड़ा में जाएगा तो मतलब हो गया, ठीक है। तो लंग से कहां जाता है, ब्लड में जा रहा है, सिंपल समझो। अच्छा अब ब्लड से कहां जा रहा है, एक सिंपल समझो, अभी तुमको रिस्पिरेटरी, ब्लड से कहां जा रहा है, टिश्यू में जा रहा है। अब टिश्यू में ज्यादा जाने लगा तो बॉडी क्या करेगी भैया, जब इधर ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है तो जहां से ब्लड में आ रहा है वहां भी ज्यादा लाओ,
और ज़्यादा लाने के चक्कर में क्या करा, लंग्स से आप ब्लड में ज़्यादा जाएगा, उस चक्कर में रिस्पिरेशन रेट को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा, सांस बढ़ने लगती है। हालांकि इसका बहुत टेम्परेचर का बहुत सारे चीज़ें, टेम्परेचर से तुमको हार्ट रेट बढ़ जाता है। अगर किसी का नॉर्मल हार्ट रेट कितना है, किसी का ऐसा तो 60 to 100 है, किसी का मान लो हमेशा रहने वाला 80, मान लो किसी का 80 जो उसका एवरेज है, कि लगभग जैसे किसी का 72 एवरेज होता है, तो किसी का मान लो कितना एवरेज है, 80 किसी का एवरेज है। तुम मान लो अगर किसी का 80 एवरेज है, अगर हार्ट रेट, अगर उसको हमको 90 दिख रहा होता है, सपोज किसी कारण से, मतलब कि वो दौड़ के आया, कूद के, उसमें नहीं, अट नॉर्मल कोई हॉस्पिटल में तुम हॉस्पिटल में, तो मान लो कोई पेशेंट का मॉनिटर लगा हुआ, हार्ट रेट दिखता रहता है, तुमको 80 के आसपास हमेशा लगा, और अचानक से तुमको लगा कि इसका 100 चला गया, तो कई रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ द टेम्परेचर में पढ़ा रहे थे, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं यहाँ पर, कई रीजन हो सकते हैं वो हार्ट रेट बढ़ने का, लेकिन वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि उसके फीवर आ चुका है, पेशेंट्स को क्या आ चुका है, और एवरी 10 बीट पर मिनट पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो हार्ट को 10 मिनट पर बीट बढ़ा देता है। कि अगर मान लो 70 से किसी का 80 रेट आ गया है, 80 बीट पर मिनट, तो समझो 37 से 38 डिग्री पहुंच गया है ना, नहीं सॉरी डिग्री नहीं, फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया होगा, कितना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता। तो कहीं ना कहीं तो क्लिनिकली जब जाओगे, अभी तो खैर तुम्हारा बेस अभी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पहले बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो क्लिनिकली फिर तुम्हें हवा ही लगेगा। तो क्लिनिकली पढ़ना नहीं, क्लिनिकल मैं देखो कभी मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को एक पढ़ना अलग चीज़, हम जान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया। अभी जैसे यही पे हो सकता है कि सवाल आ जाए दिमाग में, चलो आखिर टेम्परेचर बढ़ने से हार्ट रेट क्यों बढ़ता है, इसके पीछे भी मैकेनिज्म, जब मैकेनिज्म को पढ़ोगे ना तब जाके एक्चुअली तुम कंप्लीट हो रहे हो चीज़ों को लेकर। सिर्फ आप जान रहे तो ये तो फर्स्ट स्टेज तुमने नॉलेज लिया, लेकिन उसके पीछे मैकेनिज्म है, तो मैं डिटेल जब आऊँगा हार्ट रेट इन ऑल सारी चीज़ों पर तो बताऊँगा। तो बेस जो तुम्हारा ना, उसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि जब पिलर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे उसके ऊपर महल बनेगा जी, क्या हो जाएगा, इलीगल अगर महल बना लोगे तो क्या किया जाएगा, ट्विंस टावर की तरह धसा दिए जाओगे। ट्विंस टावर याद पता है तुम लोगों को जी, अजी कहाँ कौन जमाना से आया तुम लोग, ट्विंस टावर का नाम नहीं सुने हो, कहाँ था, अमेरिका में था ना, देखो बुर्बक अमेरिका में था, कहाँ था, कोई वहाँ दिल्ली में था, आज से लगभग 2-4 साल पहले, डेट हम नहीं बताते, रुझाना, और इलीगल वो टावर को बना लिया गया था, तो गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, ग्रेनेड लगाकर उसको ब्लास्ट करके गिराया गया था। तो तुम लोग अगर नॉलेज को भी इलीगल अगर कर लोगे सिर्फ ऊपर ऊपर, तो ट्विस्ट टावर बन जाओगे, दिखने को बहुत लगेगा लेकिन एक दिन धसा दिए जाओगे, इसलिए बेस को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। बताओ, ट्विस्ट टावर को अमेरिका ले गया ये लोग। हाँ, तीसरा क्या था, टेम्परेचर्स, किसका पैसा वापस लेना जी, घटता हाइपोथर्मिया बहुत, कभी नहीं, बहुत सारे टाइम पे घटेगा, उसमें बस तुम्हारा हार्ट रेट भी घटेगा, बॉडी का डिफ्यूजन रेट, मतलब तो प्रॉब्लम तो कई चीजें आ सकती है। हाइपोथर्मिया अगर हुआ तो सबसे सोचो बॉडी का डिफ्यूजन रेट कम गया, सबसे बड़ा चीज समझो, तो जितने भी मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म घट जाएगा आपकी बॉडी का। तो हाइपोथर्मिया कॉमन है, जैसे बहुत सारे डिजीज में देखने को मिलेगा तुमको हाइपोथर्मिया पड़ जा सकता है, ऑब्वियसली जा सकता है। उससे ग्रेडिंग है कि अगर 37 से 36 में आया तो उसको एक ग्रेड रखते, 36 से 35 में आ रहा तो सीवियर हाइपोथर्मिया, मॉडरेट, माइल्ड, अलग अलग कैटेगराइज करते, तो किस ग्रेड में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेज करते हैं उसको जा करते, है ना। तो हाइपरथर्मिया ना हाइपोथर्मिया दोनों चीज आता है। तो टेम्परेचर हो गया तुम्हारा, क्या टेम्परेचर से डायरेक्टली, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो घटेगा चीज है, ठीक है। डिफिजन प्रोसेस मोटर रैपिडली इज अ पर्सन विद द फीवर, इवन ऑल ऑफ द बॉडी डिफ्यूजन पर, यानी फीवर के टाइम में रैपिड हो जाता फास्ट। और कोई क्वेश्चन है क्या, बोलो, कुछ पूछ रहे तुम लोग। हाँ घटता है, नो डाउट। अब इसका मतलब ये मसला है कि अच्छा टेम्परेचर घटेगा तो हार्ट रेट घटेगा, अगर टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो आदमी ही नहीं रहेगा, फिर हार्ट रेट कहाँ से लाएंगे हम लोग, है ना। तो डिफरेंट है ये टेम्परेचर कर दो। अब उसके पीछे देखो, तुम जान ही लो, बोल दिया तो मैं जान लो। अगर बात ये आती है कि अच्छा वो छोड़ दो, ऐसे फीवर में सबका हार्ट रेट बढ़ता है, अच्छा तुम लोग अभी जज नहीं किए, किसी को अभी हार्ट रेट अपना चेक करके रखो, जब बुखार आए ना तो तुम अपना हार्ट रेट को चेक करना, 110% बढ़ा हुआ रहेगा, 110% बढ़ा हुआ रहेगा। क्यों बढ़ता है,
हार्ट रेट हार्ट रेट को चलाता कौन है? हार्ट रेट जो हो रहा है उसका जनरेटिंग पॉइंट कौन है? अरे हार्ट तो है ही जी, हार्ट में कौन है ही नहीं, पल्मोनरी वेन नहीं है। नोड सबका नाम पढ़े हो? एवी नोड, ऐसे नोड पढ़े हो? नहीं तो सुन पढ़ाएंगे, मैं तो पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। तो ऐसे नोड जनरेटिंग पॉइंट्स होता है। तो जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पूरे बॉडी का बढ़ता है। बुखार में ऐसा ना पैर गर्म हाथ गर्म, मतलब ऐसा भी बुखार आता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली हम लोग देखते हैं जो कोर टेम्परेचर इनसाइड ऑफ टेम्परेचर होता है वो पूरा बढ़ता है। तो जब भी बॉडी का पूरा टेम्परेचर बनेगा तो हार्ट के मसल्स का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हार्ट के मसल्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसे नोड जो बना हुआ वो भी हार्ट मसल्स का, उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जिसका जो काम करने का वो उसकी एक्टिविटी हो गई मेटाबॉलिक। अब ऐसे नोड का काम है हार्ट रेट को क्या वहां पे जनरेटर पॉइंट है वो हार्ट रेट को कराना। अब इतना समझो कि हार्ट रेट को वो करा रहता है। अब उसकी भी मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वो भी अपना जो काम करा तो उसकी उसमें क्या करेगा? हार्ट रेट को बढ़ाना ड्यू टू द इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। तो हर बॉडी का हर प्रोसेस भी बढ़ा, देखो डिफ्यूजन भी बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं सेम है, जो टेम्परेचर इफेक्ट होने वाली चीज है वो सारा। तो ऐसे नोड का जो टिश्यू होता है ना, उसको जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा नॉर्मल से ज्यादा, कितना नॉर्मल से ज्यादा, तो वो अपनी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा। और अपनी मेटाबॉलिक रेट को जैसे वो अगर बढ़ा देगा तो उसका काम था हार्ट रेट को कंट्रोल यानी हार्ट रेट को जनरेट कराना। तो वो आप पहले मान लो 1 मिनट में 70 करा रहा था, तो अब 1 मिनट में 80 करा सकता है, अब उसके बाद 90 करा सकता है। तो अब उसके तुम कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, उसके मेटाबॉलिक इफेक्ट को क्या करो? बढ़ा रहे हो। तो यही उसके पीछे रीजन भी होता है बढ़ाने का। चलो ABCD, डी पे आ जाओ। हम इसको खत्म करके थोड़ा सा लास्ट कर लेते। दूसरा था मॉलिक्यूलर साइज। तो ये भी सिंपल है, मॉलिक्यूलर साइज। अब ग्रेडियंट साइज की बात नहीं कर रहे, अगर उसमें से एक ग्रेडियंट में से एक भी कोई मॉलिक्यूल देखे उसके साइज के ऊपर भी इफेक्ट करेगा ना। कि अगर मैं तुम सिंपल एग्जांपल तुमको वही देते कि एक 5 रुपए अगरबत्ती होता है छोटा वाला, अब मान लो बड़ा सा अगरबत्ती बना लिए, उसको जलाएंगे, वो भी एक ही होगा, छोटा वाला भी एक ही होगा, स्मेल किसमें ज्यादा होगा? तो बड़ा वाला, यहाँ पे स्मेल ज्यादा है, डिफ्यूजन ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर डिफ्यूजन में चीज को समझना, द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज अ सब्सटेंस फॉल रैपिडली विद द इंक्रीज द मॉलिक्यूलर साइज। तो यहाँ अगर हमने साइज बढ़ा तो डिफ्यूजन भले बढ़ जाएगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन में इस चीज का ध्यान रखना कि अगर साइज बढ़ेगा तो हम क्या होगा? साइज बढ़ेगा तो डिफ्यूजन होगा, तो सीधा लिख देते, सीधा सीधी क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिफ्यूजन के क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो है ना, ये तो कॉमन है, समझ में। साइज बढ़ेगा तो अंदर घुसने देगा जी? नहीं घुसने देगा, है ना। उसको सी ले लो। उसके बाद है लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो ये समझ में आ ही रहा होगा, लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, कि नहीं होगा? जितना ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा उतना अच्छे से क्या होगा? उतना अच्छे से वो डिफ्यूज करके सेल के अंदर जाएगा। तो ये समझ लो फैक्टर क्या हमने बात किया। कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे एक तो इसका इक्वेशन बची है वो, और फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई समस्या? होल्ड करने क्या कुछ